Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your maths teacher Muhammad Ali Qureshi. Hope you are fine and doing mathematics very well. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12 सेकेंड ईयर। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम लैब्स मेंशन कर दिया है। आप जाएं, हर क्वेश्चन के सामने जो टाइम मेंशन है क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आप पहुंच जाएंगे। तो चले बच्चे, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हमने डिस्कशन करनी है कंटिन्यूअस फंक्शन या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डेफिनेशन देखते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। किसी न किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इफ एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, के फंक्शन में हम वो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पुट करें तो वो डिफाइंड होना चाहिए, इनफाइनाइट आंसर नहीं होना चाहिए। एंड एफ ऑफ सी यानी कि फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, इसकी डिनोशन होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, आपकी राइट हैंड लिमिट, तीनों का आंसर आपका सेम आएगा तो फंक्शन आपका क्या होगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। समझ आ गया बच्चे? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोर्ड ही समझे, इस पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं एक कंटिन्यूटी से चलता जाता हूं चलता जाता हूं चलता जाता हूं, तो दैट विल बी द कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ आ गया? अगर मैं ये अब लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, छोड़ दिया, ड्रॉप आ गया, फिर लाइन आगे लेके जा रहा हूं, फिर छोड़ दिया, अब ये कंटिन्यूटी जो इसकी थी वो डिस्टर्ब हो गई है, गैप आ गया है। जंप आ जाए, गैप आ जाए ग्राफ में तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं रहता। जंप क्या है और गैप क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, या इनफाइनाइट आ जाए। ठीक हो गया? अब एक हम चीज और पढ़ेंगे, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, एक तो नाम में ही है पीस वाइज, यानी कि फंक्शन बेसिकली आपका पीसीज में कन्वर्ट होगा फंक्शन भी, और हर इंटरवल, हर पीस का इंटरवल उसकी डोमेन भी डिफरेंट होगी। ठीक है? अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय मोर देन वन एक्सप्रेशन, एक से ज्यादा होंगी एक्सप्रेशंस फॉर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ डोमेन। फॉर एग्जांपल, ये फंक्शन है, इस डोमेन के लिए है, इस डोमेन के लिए ये वाला फंक्शन डिवाइड किया है, डिफाइन किया है, तो इसको कहते हैं हम पीस वाइज फंक्शन। ठीक हो गया? उसके बाद कुछ हम ग्राफिकली देखते हैं कंटिन्यूटी किस तरह की है, और डिसकंटिन्यूटी के ग्राफ्स देखते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ग्राफ से आपको कैसे आइडिया होगा कि कंटिन्यूअस कब होगा, डिसकंटिन्यूअस कब होगा। अब ये मेरे पास एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। एक चीज याद रखें, अगर कोई पॉइंट आपका शामिल है तो हम उसकी जगह पे सर्कल को फिल कर देते हैं। ठीक हो गया? अगर कोई पॉइंट शामिल नहीं है तो उसकी जगह पे हम होल ड्रॉ करते हैं। ठीक है? यानी कि सर्कल को फिल नहीं किया जाता, इसका मतलब वो शामिल नहीं है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट आपका शामिल है। ठीक है? अब अगर मैं देखता हूं तो देखें, ये एफ ऑफ वन पे वाई का आंसर क्या है, वन, तो ये एफ ऑफ वन आपका तो डिफाइंड है, वन। ठीक है? अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं वन को तो आंसर में क्या है, वन। राइट साइड से अप्रोच करूं तो आंसर में क्या है, वन। यानी कि डायरेक्ट मैंने एक्स अप्रोचेस टू वन कर दिया, यानी कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, राइट हैंड लिमिट भी है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, वन। इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूअस है। ग्राफ को देखूं तो कोई भी गैप नहीं आ रहा, कोई भी जंप नहीं आ रहा, ना ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, कोई ऐसा किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट हो जाए, तो इसका मतलब है ग्राफ आपका कंटिन्यूअस है। सेम सिचुएशन में इसको भी देखते हैं तो ये भी ग्राफ आपका कंटिन्यूअस ही चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं डिसकंटिन्यूअस पे, कि डिसकंटिन्यूटी ग्राफ से कैसे देखते हैं। अब ये ग्राफ आपका देखते हैं, अगर मैं देखूं एफ ऑफ वन पे देखें, ये वैल्यू डिफाइन नहीं है, सर्कल है, यानी कि y की वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब है एफ ऑफ वन आपका डिफाइंड नहीं है। ठीक है? यानी कि y की कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। अगर मैं लेफ्ट साइड से वन को अप्रोच करूं तो तब भी आंसर नहीं है, अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करूं तब भी आंसर। इसका मतलब है आपकी लेफ्ट और राइट अगर बराबर नहीं है, आंसर नहीं आ रहा, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डिफाइंड भी नहीं है, तो वो डिसकंटिन्यूस है। तो ये ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूस है जब आपके ग्राफ में होल्स आ जाती हैं, ठीक है, यानी कि वो पॉइंट्स आपके शामिल नहीं होते। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे कंडीशन है, अगर ये मैं ग्राफ देखूं तो ये भी डिसकंटिन्यूस है। वो क्या है, अगर मैं एफ ऑफ जीरो, यहाँ जीरो है ना, जीरो पे देखूं तो इसका आंसर 1 है, यानी कि डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं राइट साइड से जीरो को अप्रोच करूं तो इसका आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं तो उसका आंसर तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि होल है वहां पे। इसका मतलब है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। तो अगर ये इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं जंप। अगर ग्राफ में होल्स आ जाएं, जंप्स आ जाएं, तो वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होता। उसके बाद एक और एग्जांपल है मेरे पास, अगर मैं देखूं तो जीरो पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं तो वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, राइट साइड से जीरो को अप्रोच करूं तो इसका मतलब है लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, फंक्शन भी आपका अनडिफाइंड है, विच मीन्स ये ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूस है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ग्राफ्स आपके कंटिन्यूस कैसे हैं और ग्राफ्स आपके डिसकंटिन्यूस कब आते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक ही सेज दैट इन प्रॉब्लम 1 to 8 डिटरमाइन द नंबर इफ एनी एट विच गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। अच्छा, वो कहता है कि क्वेश्चन में कि आप क्वेश्चन में ऐसा कोई नंबर डिफाइन करें या फाइंड करें अगर ऐसा नंबर है जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस होने की पहली कंडीशन ये है कि उस नंबर पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अगर हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड आता है तो उस नंबर पे वो डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक हो गया। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो मेरे पास ये आपके पास बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अगर मैं इसकी डोमेन देखता हूं तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होती है। ना ये डिवाइड में है, फ्रैक्शन में, ना ये स्क्वायर रूट के अंदर है कि आपके पास एरर आ सकता है या अनडिफाइंड हो सकता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो पुट करते हैं या तो डिवाइड में जीरो आए या रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आए। ठीक हो गया। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, इट इज डिफाइंड। अब ये जो उल्टा ए हम बोलते हैं ये सिंबल होता है फॉर ऑल, मतलब हर एक के वैल्यू के लिए। ठीक हो गया। तो डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, विच मीन्स इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, नॉट डिसकंटिन्यूस। ऑब्वियसली अगर कंटिन्यूस है तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पे वो अनडिफाइंड हो या जिस पे वो डिसकंटिन्यूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब फंक्शन है, अब मैं देखता हूं कि क्या ये फंक्शन जीरो हो सकता है। अब मैं देखता हूं अगर डिवाइड में जीरो तब हो, ये एक्स पे स्क्वायर है, अगर मैं इस पे -5 भी पुट करूं तो वो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं आ रहा कि हम इसको पुट करें रियल नंबर में से जिसका आंसर आपके पास नीचे जीरो आए डिवाइड में। हाँ, ऐसा कंप्लेक्स नंबर है कि हम इसको पुट करें और हमारे पास क्या आए, जीरो आ जाए, बट कंप्लेक्स आपका रियल नंबर में शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसको हम पुट करें और इसमें जीरो आंसर आए। मैंने लिखा है कि इट्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हुई, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो एज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, विच मीन्स इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब है ये डिसकंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, डिवाइड में, फ्रैक्शन में है, मतलब जीरो आने के डिवाइड में चांसेस हैं। अगर मैं ये क्वाड्रेटिक है, मिड टर्म ब्रेक करता हूं, -8x माइनस एक्स, यहां से मैंने x कॉमन लिया, यहां से मैंने -1 कॉमन लिया, ये आता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8। अब अगर मैं देखता हूं तो x माइनस 1 को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, 1 इधर शिफ्ट करते हैं, तो 1 को पुट करने से डिवाइड में जीरो आ रहा है। सेम सिचुएशन में 8 को पुट करने से डिवाइड में जीरो आ रहा है। मतलब इन दो नंबर्स पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड है, विच मीन्स इन दो नंबर्स पे डिसकंटिन्यूस भी
होगा। अब मैंने क्या लिखा, एज एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 8, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 8। ये भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 8। नॉट कंटिन्यूअस की बजाय डिसकंटिन्यूअस लिख देते हैं, ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक हमने ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस किया था, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ऐसा क्वेश्चन या ऐसा फंक्शन होता है जो बेसिकली होता, अगर क्वेश्चन फंक्शन डायरेक्ट देखें तो ये तो किसी नंबर पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर हम उस बेसिकली डिसकंटिन्यूअस क्या होता है कि उस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। अगर हम उस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन उस पे कंटिन्यूअस हो गया, मतलब कि डिसकंटिन्यूटी हमारी रिमूव हो गई। अब बेसिकली रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ये। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं देखता हूं तो x4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी माइनस बी ओपन करते हैं, हमारे पास आंसर आता है x इक्वल्स टू प्लस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1। अगर मैं x की जगह पे प्लस 1 पुट करता हूं तब भी डिवाइड में 0 आता है, माइनस 1 पुट करता हूं तब भी डिवाइड में 0 आता है। इसका मतलब है फंक्शन आपका 1 और माइनस 1 पे डिफाइंड नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करूं, हमने लिमिट में देखा था ना 0 बाय 0 हो तो सॉल्व करते हैं, ये 0 बाय 0 तो नहीं है, जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी मैंने ओपन किया, ये इससे कैंसिल, ये बचा। अब अगर मैं देखता हूं इसमें मैं प्लस 1 पुट करता हूं, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 किया है ना, प्लस 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर 1, ये आता है 1/2। अगर मैं माइनस 1 पुट करता हूं तो ये भी आता है 1/2। इसका मतलब है ये आपका 1 पे भी लिमिट का कोई ना कोई आंसर आ रहा है, माइनस 1 पे भी लिमिट का कोई ना कोई फंक्शन आंसर दे रहा है। इसका मतलब है लिमिट तो इनकी एग्जिस्ट करती है। अगर फंक्शन आपका डिफाइंड ना हो किन्हीं नंबर्स पे, बट उन नंबर्स पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम ये है क्या, सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट 1 एंड माइनस 1। लेकिन ये 1 और माइनस 1 रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 और माइनस 1 पे फंक्शन की कोई वैल्यू डिफाइन कर देता हूं तो आपकी बट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। समझ आ गया बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो हमारे पास फ्रैक्शन में डिवाइड में फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब है डिवीजन में 0 आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये 0 इक्वल टू 0 कब होता है, इसको मैंने इक्वल टू 0 रखा, मुझे आइडिया होगा कि किस किस वैल्यू पे है। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि 0 किस पे है तो आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख के देख लो। साइन को उस तरफ किया तो साइन इनवर्स हो गया। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ 0 किस किस पे होता है, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 180 करते हैं तो 0 होता है, साइन 360 करते हैं तो 0 होता है। इसका मतलब है 0 पे पाई 180 होता है, ये 362 पाई होता है, 3 पाई अप टू n पाई पे वैल्यू 0 दे रहा है। समझ आ गया। तो आपका 2x जो है वो n पाई पे 0 दे रहा है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को मैंने डिवाइड किया है। इसका मतलब है x की ये वैल्यू होगी तो फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं होगा, डिवाइड में आपका आंसर 0 देगा। ठीक है, x की इन वैल्यूज पे अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एज एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू n पाई बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू z। z आपका इंटीजर्स होता है, यानी कि प्लस में भी माइनस में भी, पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी अनडिफाइंड होता है और नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ये अनडिफाइंड होता है। सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। हम लिख देंगे एट x इक्वल्स टू, या लिखते हैं बेशक, इस पे अनडिफाइंड है तो इस पे ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी है, वेयर n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट बच्चे, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अच्छा ये आपके पास पीस वाइज फंक्शन दे दिया है। पीस वाइज फंक्शन है क्या, वो मैंने आपका बेसिक कंसेप्ट में ऑलरेडी रिवाइज कर दिया है कि पीस वाइज फंक्शन क्या होता है।
अच्छा, अब हमने चेक करना है कि क्या ये किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है या नहीं है। अब उन्होंने पॉइंट स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि 1 पे चेक करो, 2 पे चेक करो। हाँ, अगर नहीं है तो हम कंडीशन में आते हैं कि फंक्शन ये डिफाइन किन पॉइंट्स पे हुआ है, ठीक है, कि उसकी कंडीशंस क्या हैं। उन्हीं कंडीशन, जिन नंबर्स पे आपने कंडीशंस उसने गिवन है, उन्हीं पे हमने चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अब मैं देखता हूं तो x लेस देन है और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब है 0 पे चेक करना है। x लेस देन इक्वल्स टू 2 है और x इज ग्रेटर देन 2 है, 2 पे भी चेक करना है। यानी कि दो पॉइंट्स पे आपने चेक करना है कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अब सबसे पहले मैं चेक करता हूं कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। अब कंटिन्यूस चेक करने के लिए क्या कंडीशन थी कि फंक्शन आपका उस नंबर पे डिफाइंड होना चाहिए। यानी इसको आप याद ऐसे रख लें कि ये फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि ये इक्वल पे चेक करते हैं, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू का आंसर आपका सेम आना चाहिए। ये x लेफ्ट हैंड लिमिट है, a नेगेटिव का मतलब x लेस देन a पे चेक करते हैं। x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव का मतलब है x ग्रेटर देन a पे चेक करते हैं। f फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू का मतलब है x इक्वल्स टू a पे चेक करते हैं। ये बात याद रखनी है आपने। और मैंने क्या बताया था, ये नीचे वाली लिमिट जो होती है ये फंक्शन चूज करने में हेल्प करती है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अब ये फंक्शन यहां पे आएगा कौन सा, ये चीज आपको बताती है, ये नीचे जो लिमिट है ये फंक्शन कौन सा आएगा। अब ये है x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, मैंने क्या बताया था, x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव का मतलब x लेस देन 0। अब कंडीशन में आ जाए, x लेस देन 0 कहां डिफाइन है, ये है, तो फंक्शन क्या आएगा, ये वाला हमने चूज किया, ये x, तो फंक्शन की जगह पे मैंने लिख दिया x। ठीक हो गया। अब ये लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं, 0 पुट करते हैं तो आंसर आ गया 0। अब x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, अब ये राइट हैंड लिमिट है। अब फंक्शन कौन सा आएगा, तो x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव का मतलब होता है x स्लाइटली ग्रेटर देन 0। अब अपनी कंडीशंस में देखें, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये है ग्रेटर देन वाला, तो फंक्शन आएगा x स्क्वायर। मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, 0 का स्क्वायर 0 ही आता है। क्लियर हो गया बच्चे कि फंक्शन कैसे चूज करना है, ये नीचे वाला आपकी हेल्प करता है। 0 नेगेटिव का मतलब होता है x लेस देन 0, 0 पॉजिटिव का मतलब होता है x ग्रेटर देन 0 पे चेक करना है। अब तीसरा क्या है, f ऑफ a, यानी कि फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू, यानी कि f ऑफ 0। अब ये था x लेस देन 0, ये था x ग्रेटर देन 0, तो ये वाला होगा आपका x इक्वल टू 0। अब मैं कंडीशन देखता हूं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है इक्वल की कंडीशन। फंक्शन आएगा आपके पास ये वाला x स्क्वायर, x की जगह पे फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं ना, फंक्शन तो ये मुझे पता चल गया, तो इसमें x की जगह पे मैंने पुट करना है 0, 0 का स्क्वायर, ये फंक्शन आ गया आपका आंसर 0। अब मैं देखता हूं, जैसा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू का आंसर अगर इक्वल आता है देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यही है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 व्हिच मींस नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक हो गया, 0 पे आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अब कंटिन्यूटी हमने 2 पे चेक करनी है, फिर से वही लेफ्ट हैंड लिमिट 2 नेगेटिव f ऑफ x। अब 2 नेगेटिव का मतलब है x लेस देन 2, यहां आते हैं तो ये है x लेस देन इक्वल्स 2, तो फंक्शन आएगा x स्क्वायर। जब मैंने लिमिट अप्लाई की 2 का स्क्वायर आता है 4। फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। अब 2 पॉजिटिव का मतलब है x ग्रेटर देन 2, फंक्शन आते हैं ये है x आता है, फंक्शन की जगह पे मैंने लिखा x। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ गया 2। अब अगर मैं देखूं तो यहीं पे दोनों का आंसर बराबर नहीं है, अगर तीनों में से कोई भी दो बराबर नहीं आते ना तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। मैं यहां पर रोकना चाहूं तो रोक सकता था, मैं कह दूं कि ये दोनों वैल्यूज आप बराबर नहीं आई तो विच मींस इट इज डिसकंटिन्यूअस। वैसे ही मैंने बस कैलकुलेशन के लिए ए फंक्शन पे डायरेक्ट भी निकाल लिया है, जस्ट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द गिवन फार्मूला। तो फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू मतलब x इक्वल टू 2 पे देखेंगे, अब इक्वल टू 2 ये आ रहा है, फंक्शन आएगा x स्क्वायर। अब इक्वल टू 2 का मतलब है x की जगह पे मैंने 2 पुट करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, क्या आएगा 2 का स्क्वायर, ये देखें 2 का स्क्वायर।
ठीक हो गया, इसका आंसर आना है 4। अब जैसा कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल नहीं है और फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू इक्वल नहीं है, विच मीन्स इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। यहां पे हमने लिखा है f of x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, या हम लिख सकते हैं इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट 7 पे मूव करते हैं, फिर से सिमिलर क्वेश्चन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास अब फंक्शन है नॉट इक्वल्स टू 0 पे sin x ओवर x, x इक्वल्स टू 0 पे 1/2 आता है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू कोशिश करना है, फंक्शन में डायरेक्ट सबसे पहले निकालते हैं। अब हमने चेक करना है किस पे, 0 पे डिफाइन है, तो 0 पे देखना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो 0 पे देखना है फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू का मतलब है x इक्वल्स टू 0, इक्वल टू 0 पे देखो फंक्शन दिया आता है 1/2, तो इसमें मैं 0 पुट भी कर लूं तो कहां पुट होगा, x तो है नहीं, तो 1/2 ही आंसर आता है। ठीक हो गया, अब मेरे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। अब फंक्शन क्या आएगा, ये हेल्प करेगा, x 0 नेगेटिव का मतलब है x लेस देन 0। अब मैं आता हूं तो x इज इक्वल टू 0, इसमें तो नहीं आएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0। अब x 0 नहीं है तो या तो 0 से कम हो सकता है या तो 0 से ग्रेटर हो सकता है, इसका मतलब है x लेस देन 0 पे फंक्शन हमारा ये आएगा। तो फंक्शन मैंने उठा के ये लिखा। अब अगर मैं देखता हूं तो ये मैंने सैंडविच थ्योरम किया था जिसका आंसर 1 आता है, ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको डिफाइन कर दिया था, तो इसका आंसर आता है 1। तो इसका आंसर आ गया 1, मैंने मेंशन कर दिया है बाय सैंडविच थ्योरम। अब राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 0, 0 पॉजिटिव का मतलब होता है, अब नॉट इक्वल में ही ग्रेटर आएगा क्योंकि या तो लेस हो सकता है या तो ग्रेटर, फंक्शन तो यही आएगा। फिर से वही सैंडविच थ्योरम के हिसाब से इसका आंसर बचे क्या आता है 1। अच्छा, एक बात मैं दोबारा बता देता हूं, ये 0 नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने -0 पुट करना है, ठीक है, वो नंबर आपने पुट यही करना होगा। तो ये भी आ गया 1। अब जैसा कि f ऑफ 0 का आंसर f लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, मैंने क्या बोला था, तीनों में से कोई एक भी नॉन जीरो आता है तो वो डिसकंटिन्यूअस है। सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास फंक्शन है, फिर से पीस वाइज फंक्शन है, x स्क्वायर माइनस 36 बाई x माइनस 6। इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x 6 इक्वल टू 6, x अगर 6 के इक्वल नहीं है तो या तो वो 6 से लेस है या तो 6 से ग्रेटर है, यानी कि लेस में भी यही फंक्शन उठाएंगे, ग्रेटर में भी यही फंक्शन पिक करेंगे। एंड नेक्स्ट इज x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या डिफाइन हुआ है 12। अब सबसे पहले फंक्शन पे डायरेक्ट वैल्यू, तो f ऑफ 6 क्योंकि 6 पे चेक कर रहे हैं, अब f ऑफ डायरेक्ट वैल्यू का मतलब है इक्वल टू 6 पे देखेंगे। अब इक्वल टू 6 पे फंक्शन ये पिक करेंगे और उसमें मैं 6 पुट भी कर लूं तो वो 12 भी आता है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। अब मैंने फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 6 नेगेटिव, शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब फंक्शन क्या आएगा, 6 नेगेटिव का मतलब x लेस देन 6, फंक्शन आएगा यहाँ पे है लेस देन 6, नॉट इक्वल का मतलब लेस देन 6, फंक्शन मैंने पिक कर लिया। अब ये लिमिट है फंक्शन पे, तो लिमिट का तो वही कंसेप्ट चलेगा कि 0/0 नहीं आनी चाहिए, मैं 6 पुट करता हूं, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यहां मैं लिख देता हूं ये आपकी 0/0 फॉर्म है। समझ आ गया बच्चे? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर मैं देखता हूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं 6 का स्क्वायर लिखूं तो a प्लस बी, a माइनस बी ओपन किया, x माइनस 6 से कैंसिल। अब जो चीज बची है उसमें मैंने लिमिट अप्लाई की है क्योंकि अब 0/0 नहीं आ रही थी, तो इसका आंसर आ गया बच्चे 12। अब राइट हैंड लिमिट में भी x अप्रोचेस टू 6 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 में भी आपका फंक्शन तो यही आएगा, इसको वैसे ही क्योंकि फंक्शन वही है, लिमिट भी आपकी वही है, जस्ट लेफ्ट और राइट है, तो वैसे ही सोल्यूशन करने के बाद आंसर में आया है 12। अगर मैं कंपेयर करता हूं तीनों आंसर्स को, एज f ऑफ 6 डायरेक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल है, विच मीन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 6। या तो हम ये लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट बच्चे, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 9 to 14। In the problem 9 to 14, determine whether the given function is continuous in indicated interval। अब हमने क्या चेक करना है, क्या ये फंक्शन जो है इंटरवल दे, पिछला हम पॉइंट भी देखना था ना
इसमें इंटरवल दे दिया है एंड ही सेज दैट चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो किसी इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब वो इंटरवल की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। ठीक हो गया। कोई भी ऐसी वैल्यू इंटरवल के अंदर मौजूद नहीं होनी चाहिए जो गड़बड़ करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रॉब्लम क्या है? अनडिफाइंड करती है, या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्रिएट करती है, कंप्लेक्स नंबर जिसको कहते हैं। समझ आ गया? ये कंसेप्ट याद रखिएगा। अब फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। आप फंक्शन और इंटरवल दिया है -1 से 3, -1 से 3 तक शामिल है, और -1 भी और -3 भी इंक्लूडेड है, स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है। और दूसरा इंटरवल है 3 से इंफिनिटी, 3 से लेकर इंफिनिटी तक 3 भी शामिल है। तो ट्रिक ये है, फंक्शन की डोमेन लिखो क्या बनती है। ठीक है, फंक्शन की डोमेन बनती है -इंफिनिटी से इंफिनिटी। अगर आपके ये इंटरवल इन्हीं का पार्ट है, इसी डोमेन का पार्ट है, तो विच मीन्स आपके इंटरवल पे वो कंटिन्यूअस है। ये सिंपल सी ट्रिक है। तो क्या करना है, आपने फंक्शन की डोमेन लिखनी है और देखना है कि क्या जो इंटरवल्स गिवन है वो इसी डोमेन के पार्ट हैं। कोई ऐसा नंबर इनमें तो नहीं है जो हमारी डोमेन में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर वो इसी के पार्ट हैं तो वो कंटिन्यूअस है। अब -इंफिनिटी से इंफिनिटी है, मेरे पास पहला इंटरवल है -1 से 3। अगर मैं देखता हूं तो ये -1 से 3 तक जो इंटरवल है वो -इंफिनिटी से इंफिनिटी में आ रहा है, इसी का पार्ट है। इसका मतलब है एज द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अगर हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है तो इसका मतलब है -1 से 3 के लिए भी डिफाइंड है, क्योंकि वो इसी का पार्ट है, इसी में आ रहे हैं ना सारे। तो विच मीन्स इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। अगर हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है -1 से -3 के लिए भी कंटिन्यूअस है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x और -1 2 3 यहां तक आपका कंटिन्यूअस है। सेकंड में देखते हैं, ये 3 से लेकर इंफिनिटी तक भी आपका अपनी डोमेन में आ रहा है, इसी का पार्ट है, इसका मतलब है इसी पे डिफाइंड है फिर। तो एज गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r also on the interval 3 comma infinity, so it is continuous for all value of x belongs to r, हर वैल्यू के लिए है, या हम लिख सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस फॉर हमारे पास है 3 से लेकर इंफिनिटी तक, इस इंटरवल तक। समझ आ गया बच्चे? नेक्स्ट 10 की तरफ मूव करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2, ये दो उसके इंटरवल्स दे दिए हैं, -3 से 3, 3 और -3 शामिल नहीं है, 0 से 10, 10 शामिल है और 0 शामिल नहीं है, स्क्वायर राउंड ब्रैकेट है और इस पे स्क्वायर ब्रैकेट है। तो फंक्शन की मैंने क्या ट्रिक बताई है, सबसे पहले उसकी डोमेन उठाओ और लिख दो। अगर मैं देखूं तो नीचे 0 पुट करता हूं तो अनडिफाइंड आ रहा है, 0 शरारत कर रहा है, तो 0 को डोमेन से निकाल देंगे, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 हमारी डोमेन में शामिल नहीं है क्योंकि 0 अनडिफाइंड क्रिएट कर रहा है। तो यानी कि हमारे इंटरवल में अगर किसी में 0 आ रहा है तो वो इंटरवल भी आपका, उसको भी फेंक दो। तो पहला इंटरवल है -3 से 3 में, नंबर देखता हूं -2 आता है, -1 आता है, 0 1 2 0 इसमें आ रहा है। इसका मतलब है कि जो इसका दुश्मन था वो उसमें शामिल है, इसका मतलब है ये भी तो उसको दुश्मन हुआ ना। तो विच मीन्स एज फंक्शन इज डिफाइंड नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0, x 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, एंड -3, 3 कंटेन 0, और कहता है कि ये जो दुश्मन था, जो प्रॉब्लम कर रहा था, ये इस आर्मी में शामिल है। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस इन द इंटरवल -3, 3। तो ये आपका दोस्त नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका दुश्मन इसी में शामिल है। समझ आ गया? तो ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है इस इंटरवल पे। अब एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0, 0 पे अनडिफाइंड है, लेकिन ये देखें 0 मेरा इस इंटरवल में शामिल नहीं है, विच मीन्स 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस वन। इसका मतलब है ठीक है, इस पे सब पे भी डिफाइंड होगा, क्योंकि 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, बाकी सबके लिए डिफाइंड था। तो विच मीन्स एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0, 10। नेक्स्ट बच्चे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/√x आता है। अब डिवाइड में 0 आ सकता है, 0 पुट करें तो रूट के अंदर नेगेटिव भी आ सकता है, अगर x की वैल्यू -1 पुट करूं, -2 करूं, यानी कि आपका फंक्शन डिफाइंड कब होगा? 0 से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ, लेकिन 0 शामिल नहीं है क्योंकि 0 भी एरर क्रिएट कर रहे हैं। तो आपकी डोमेन क्या बनेगी? 0 से इंफिनिटी, बट 0 इज नॉट इंक्लूडेड, तो हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे।
एज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन 0, अब मैं देखूं तो ये 0, ये 1, 4 भी इसी का पार्ट है, 1 से 4 तक आ रहे हैं। ये 1, 9 भी इसी का पार्ट है, 1 से लेकर 9 तक आ रहे हैं, इसमें 4 शामिल नहीं था, इसमें शामिल है। हम क्या लिखे, एज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन 0, एंड 1, 4 एंड 1, 9 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ 0, अगर इस पे डिफाइंड है तो इन दोनों पे भी डिफाइंड है, क्योंकि वो इसी का तो पोर्शन है। सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल 1, 4, 4 शामिल नहीं है, 1 शामिल है, एंड 1, 9। नेक्स्ट बचे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, फंक्शन आपका रूट के अंदर है, इसका मतलब है रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, वो एरर होगा, किन नंबर से आएगा, तो हमारे पास इसकी डोमेन बनती है, हम अगर मैं पुट करता हूं -3, तो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 9, 9 -9 0। ओके, अगर मैं पुट करता हूं -2 का स्क्वायर आता है 4, 4 -9 -5, -2 एरर कर रहा है, -1 एरर कर रहा है, रूट के अंदर माइनस आएगा, 0 पुट करूं, 1 पुट करूं, 2 पुट करूं तो प्रॉब्लम कर रहा है। +3 से इन्फिनिटी तक और -3 से इन्फिनिटी तक आपका फंक्शन ओके चल रहा है, तो हमारी डोमेन क्या होगी, -3 से -इन्फिनिटी, +3 से +इन्फिनिटी और यूनियन, क्योंकि दोनों आपके आंसर है, 3 और -3 शामिल है। ये आ गई आपकी डोमेन। ठीक है, अब हमारे पास 2 इंटरवल हैं, इस पे चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए फंक्शन, किसी एक के लिए भी अनडिफाइंड है तो वो डिसकंटिन्यूस कंसिडर किया जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन, इस इंटरवल पे डिफाइंड है, तो इसका मतलब है -2, -1, 0, 1, 2 शामिल नहीं है, उन पे आपका अनडिफाइंड आ रहा था। लेकिन अगर मैं इंटरवल -3 से 3 देखता हूं तो -3 में आता है -2, अगर मैं इस तरह लिखता हूं इसको, और तो इसमें क्या आएंगी वैल्यूज, -2, -1, 1, 0 एंड 2। अब इस इंटरवल के अंदर वही सारी वैल्यूज आ रही हैं जिन पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है, इसका मतलब है, बट -3, 3 contain -2, -1, 0, 1, 2 on which the function is undefined, so the f of x is discontinuous at -3, 3। इसी तरह दूसरा इंटरवल देखते हैं, ये 3 से इन्फिनिटी, ये इंटरवल आपकी डोमेन का ही पार्ट है, कोई भी इसके अंदर ऐसी वैल्यू नहीं है जो क्वेश्चन में अनडिफाइंड या रूट के अंदर नेगेटिव क्रिएट करे, तो फंक्शन इज डिफाइंड एट दिस, इन पे डिफाइंड था फंक्शन, डोमेन ये थी, एंड दिस इंटरवल इज द पार्ट ऑफ द गिवन डोमेन, सो द एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 3, इन्फिनिटी। नेक्स्ट बचे क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं, तो 13 में ये डिवाइड में है x³ + 8। अब इसके अंदर हम ऐसा क्या नंबर सब्स्टिट्यूट करें जो हमारे पास डिवाइड में 0 आए। अगर मैं -3 पुट करता हूं तो -3 का क्यूब -8, -8 + 8 0, इसका मतलब है हमारी डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर आएंगे, बट -2 शामिल नहीं होना। जो इंटरवल -2 कंटेन करेगा वो उस पे वो डिसकंटिन्यूअस भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। -4, -3, -4, -3 में आपका -2 नहीं आ रहा, इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू -2, एंड -4, -3 जो इंटरवल है डजंट कंटेन -2, विच मीन्स f of x इज कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल। इसी तरह से -10 से 10 तक, -10 से 10 तक आपके पास -8, -7, -6, -9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, -2 भी आ रहा है, तो इसके अंदर -2 आ रहा है, तो जिसमें फंक्शन अनडिफाइंड था, तो this contains -2, f of x is not defined at x equals to -2, f of x is discontinuous in -10, ये इस इंटरवल पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट बचे क्वेश्चन नंबर 14 है sin 1/x। अब आपको फ्रैक्शन में नजर आ रहा है, नीचे डिवाइड में 0 पुट करते हैं तो अनडिफाइंड आता है, इसका मतलब है आपकी डोमेन होनी है सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 शामिल नहीं है क्योंकि 0 इज द एरर क्रिएट कर रहा है। अब इन इंटरवल में से जो 0 कंटेन करेगा उस पर कंटिन्यूस भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस पर अनडिफाइंड था। अगर मैं देखता हूं तो 1/π से पाई तक ये तो 0 नहीं आ रहा, 0 पॉइंट समथिंग अगर इसको कंसिडर करते हैं तो ये तो 0 नहीं आ रहा।
इसके अंदर 0 कंटेन नहीं है। ये अगर मैं समझता हूं 90 से ये 3π/2 है, 270 है, तो अगर ये 90 से ऑनवर्ड है, इसमें भी 0 शामिल नहीं है। अगर इसमें 0 शामिल नहीं है, 0 पे अनडिफाइंड था ना, अनडिफाइंड वाला पोर्शन ही शामिल नहीं है, इसका मतलब है दोनों इंटरवल्स पे। तो एज एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू 0, यहां 0 आएगा बच्चे, 0, एंड बोथ इंटरवल्स दिस एंड दिस डज नॉट कंटेन 0, कि उसके अंदर 0 नहीं आ रहा। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर बोथ इंटरवल ए और बी, दोनों इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हुआ बच्चे, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 टू 18। अच्छा, 15 टू 18 आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर पेपर में आया तो इन्हीं में से या इसी तरह का कोई क्वेश्चन आएगा। स्टार्टिंग इससे पिछले वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस एक्सरसाइज के, ठीक है। हमारे पास 15 टू 18 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस की कोई जिस चीज का जिक्र आता है, यू हैव टू मेमोराइज द डेफिनेशन, रिकॉल द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ध्यान में आती है, फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आनी चाहिए, बराबर। अब स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू का मतलब होता है इक्वल टू पे देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेस देन पे देखेंगे, राइट हैंड लिमिट का मतलब ग्रेटर देन पे देखेंगे। अब डिफाइंड 4 पे है, कंडीशंस 4 पे है ना, तो इसका मतलब है हम 4 पे ही चेक करेंगे। तो इक्वल टू, फंक्शन में डायरेक्ट देख रहे हैं तो इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है इक्वल वाला फंक्शन। तो मैंने फंक्शन पिक किया और इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं, तो ये आता है 16। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव ऑफ x। अब इस नेगेटिव का मतलब है कि x लेस देन 4, लेस देन 4 का फंक्शन ये है, मैंने इसकी जगह पे पुट कर दिया। अब लिमिट अप्लाई करते हैं x की जगह पे 4, तो ये आता है 4m। राइट हैंड लिमिट है x ग्रेटर देन 4, x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव f ऑफ x। 4 पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन 4, तो फंक्शन आएगा ग्रेटर में ये वाला x स्क्वायर वाला। इसमें मैंने लिमिट अप्लाई की तो ये आता है आंसर 16। अब f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इफ, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर आपके फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है। ये डेफिनेशन लिखी है बेसिकली। इसकी वैल्यू थी 16 फाइंड की है, इसकी वैल्यू थी 4m फाइंड की, इसकी वैल्यू थी 16। अब तीनों इक्वल हैं, तो तीनों में से कोई भी दो इक्वल रख सकते हैं। मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो 4m इक्वल्स टू 16। 4 को डिवाइड किया तो m की वैल्यू आ गई बच्चे 4। समझ आ गया, सिंपल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट 16 वाला क्वेश्चन है बच्चे, फिर से वही है कि x नॉट इक्वल्स टू 2 और 2, इसका मतलब है 2 पे ही चेक करना है। नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है या तो x लेस देन 2 या तो x ग्रेटर देन 2, ठीक हो गया। अब फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू का मतलब है x इक्वल टू 2 पे देखेंगे, तो फंक्शन ये आएगा। फंक्शन मैंने पिक किया, अगर x की जगह पे मैं 2 पुट करूं तो ये तो आंसर m ही आता है। x तो है नहीं कि हम पुट करें। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव ऑफ f(x). अब 2 नेगेटिव का मतलब है x लेस देन 2, ये वाला फंक्शन आएगा नॉट इक्वल वाला। अब ये 0/0 फॉर्म है, हमें सॉल्व करना है। तो ऊपर मैंने इसको 2 का स्क्वायर तो a प्लस बी a माइनस बी ओपन किया, ये इससे कैंसिल। अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं रही, तो इसका आंसर आता है बच्चे 4। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट में आते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 2 है, तो फंक्शन फिर से वही आना है नॉट इक्वल वाला, दूसरा तो इक्वल वाला है। तो इसको अगर फंक्शन वही है, लिमिट वही है, जस्ट लेफ्ट और राइट है ना, वो साइन ही बता रहा है। तो डायरेक्ट वैसे ही सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो इसका आंसर भी आया 4। अब जैसा कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इफ f ऑफ 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, तीनों के तीनों इक्वल आएंगे तब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसकी वैल्यू पुट की m, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 4, इसकी वैल्यू पुट की 4। तीनों बराबर हैं तो तीनों में से कोई भी दो इक्वल रख सकते हैं, तो m इक्वल्स टू 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट बच्चे लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 17। f ऑफ x फंक्शन दे दिया है, पीस वाइज फंक्शन है और कंडीशन किस पे गिवन है, x पे डिफाइन किया गया है 3 पे। तो इसका मतलब है 3 पे हमने चेक करना है कंटिन्यूटी।
और कहते हैं m और n की वैल्यू फाइंड करनी है अपने फंक्शन कंटिन्यूअस हो जिनके लिए। तो पहले डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट का मतलब इक्वल टू 3 पे देखेंगे, तो इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन है तो फंक्शन पहले मैंने लिखा, फिर उसमें मैंने डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट 3 पुट किया तो ये n ही आता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, ये नेगेटिव बताता है कि x लेस देन 3 है, तो फंक्शन कौन सा आएगा, लेस देन में ये है तो फंक्शन आएगा mx, लिमिट अप्लाई करता हूं तो 3m आ जाता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद राइट हैंड लिमिट में 3 पॉजिटिव आएगा, 3 पॉजिटिव का मतलब है x ग्रेटर देन 3, तो फंक्शन आएगा बच्चे ये -2x प्लस 9, अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो 3 2 6, ये आता है बच्चे आंसर 3। अब f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इफ f ऑफ 3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आए, तो इसकी आंसर 3n है, पुट किया, इसका आंसर 3m आया था, पुट किया, इसका आंसर 3 आया था। अब तीनों इक्वल हैं, कोई भी दो दो इक्वल रखते हैं, तो मैंने इसको इसके इक्वल रखा तो 3 को मैंने डिवाइड किया तो m की वैल्यू आ गई 1, फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रखा तो n की वैल्यू आ गई 3। समझ आ गया। तो इसको और इसको भी इक्वल रख सकते हैं, उसमें वैल्यू m की सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तब भी हो जाता है। तो ये m और n की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, फिर से पीस वाइज फंक्शन है और 1 पे डिफाइंड किया गया है उसके लिमिट्स, तो इसका मतलब 1 पे चेक करते हैं कंटिन्यूटी, उससे हम m और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले 1 है तो इक्वल टू 1, इक्वल पे देखेंगे, इक्वल पे फंक्शन आपका 5 है तो पिक कर लिया, मैं उसकी जगह पे x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये 5 ही आता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव का मतलब होता है x लेस देन 1, फंक्शन आएगा mx माइनस n, अगर मैं 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं लिमिट की तो m माइनस n आ जाता है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन आएगा ग्रेटर में ये वाला, ठीक है, 2mx प्लस n, तो इसमें मैंने लिमिट पुट की x की जगह पे 1 तो 2m प्लस n आता है। अब तीनों आंसर आ चुके हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इफ आपकी फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल आए, तो फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू का आंसर 5 है, इसका आंसर m माइनस n है, इसका आंसर 2m प्लस n है। अब तीनों बराबर हैं तो मैंने फर्स्ट को सेकंड के इक्वल रखा पहले, फिर फर्स्ट को थर्ड के इक्वल रखा, तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब ये दो इक्वेशन आपकी सिमिल्टेनियसली सॉल्व होंगी, एड सब्ट्रैक्ट करके देख लें, सब्स्टिट्यूशन से करके देख लें, वो आपकी मर्जी है। देखिए यह है -9 प्लस 9, ऐड करता हूं तो कट जाएगा, मैं ऐड करता हूं 1 and 2, ये ऐड किया तो ये खत्म, इसको सम करते हैं तो 3m, इसको सम करते हैं तो 10, 3 को मैं डिवाइड करता हूं तो m की वैल्यू आ गई 10/3। अब ये m की वैल्यू उठाओ, इन दोनों में से किसी भी एक में जो आपको इजी लगती है उसमें पिक पुट करो। मैं पुट करता हूं इनको, ये नंबर 1 m माइनस n इक्वल्स टू 5 में, m की जगह पे मैंने पुट किया 10/3 माइनस n इक्वल्स टू 5, ये n मैंने उधर शिफ्ट किया, 5 मैंने शिफ्ट किया नेगेटिव, इसको सॉल्व करेंगे, बाय 1 कैल्शियम लेंगे तो 10 माइनस 15 आना है, बाय 3 आना है, तो आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा है, n की वैल्यू आती है -5/3। नेक्स्ट बच्चे, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, इतने इजी वे में समझाऊंगा कि आपको साथ साथ तैयार हो जाएगा। प्रूव दैट द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन दे दी है, अगर इक्वल हटा दूं तो ये फंक्शन दे दिया है, हैज अ सॉल्यूशन इन द इंटरवल -3, 4, ओपन इंटरवल है -3, 4, कहता है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो आपका ये इंटरवल है। अब हमने क्या करना है, स्टार्ट करते हैं, तो मुझे ये फंक्शन नजर आया है इक्वल टू 0 है, इससे एक आइडिया तो हुआ कि इसके अंदर कोई हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास आंसर 0 आएगा, कोई ऐसी वैल्यू है जिसको हम पुट करें और आंसर 0 आए। ठीक हो गया, एक बात तो ये है। अब ये फंक्शन है, अगर मैं इसकी डोमेन देखूं तो डिवाइड में -3 पुट करने से 0 आता है, यहां 4 को पुट करने से 0 आता है, तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन -3 और -4 को +4 को निकाल देंगे क्योंकि ये आपकी डोमेन में शामिल नहीं है। ठीक हो गया। अब f of x is not defined for x equals to -3, 4, which means so f of x is continuous for all other real number except -3 and 4, -3 और -4 को छोड़ के हर एक के लिए ये कंटिन्यूस होना है, इन दोनों पे अनडिफाइंड है तो इन्हीं दोनों पे डिसकंटिन्यूस भी है। ठीक है,
तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन, अगर मैं इंटरवल बनाता हूं -3, 4, इसमें का मतलब है -3 और -4 शामिल नहीं है, तो उसके अंदर नंबर क्या शामिल हुए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो बाकी सब रियल पे तो कंटिन्यूस था, तो इसका मतलब है इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि जो गड़बड़ वाले थे वो तो हमने शामिल ही नहीं किए। तो यूं ही अगर आपका ये क्वेश्चन है तो हमने एक थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अब ये क्या कहता है, अ फंक्शन है एक कोई भी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, ए बी कोई क्लोज इंटरवल है जिसपे वो आपका कंटिन्यूस आता है। अगर फंक्शन ए की वैल्यू पुट करें उसके अंदर उसका आंसर, और बी की वैल्यू पुट करें, एक का आंसर लेस आएगा दूसरे का ग्रेटर आएगा, या एक का ग्रेटर आएगा दूसरे का लेस आएगा, या मतलब कि दोनों के साथ ऑपोजिट साइंस आएंगे, ठीक है। एक का ग्रेटर होगा तो दूसरे का लेस होगा, अगर दूसरे का ग्रेटर होगा तो पहले का लेस होगा। तो ये दूसरी कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं तो हमारे पास एक, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, कम से कम एटलीस्ट एक नंबर ऐसा होगा इन दोनों के दरमियान में, ए और बी के दरमियान में कोई एक ऐसा नंबर है जिसको उठाओ फंक्शन के अंदर पुट करो, हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 0, यानी कि ऐसा नंबर जो हमारे उस फंक्शन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। कोई ऐसा एटलीस्ट कम से कम एक मौजूद होगा जो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब हमें अपने इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, बेसिकली इन्हीं देखना है कि अगर ये दो कंडीशंस वैलिड हो जाती हैं तो तीसरी ऑटोमेटिक पॉसिबल है। तो इसमें मैंने जब देखा तो ये आप हमारे इंटरवल के लिए कंटिन्यूस तो है, अगर ये -3, 4 ओपन इंटरवल के लिए कंटिन्यूस है तो -3 और -4 के अलावा अगर मैं अंदर वाले नंबर लिखता हूं तो वो तो क्लोज इंटरवल बनेगा ना, -2, 3 या -2.9, ठीक है। तो इसका मतलब है पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई, तो ए बी के लिए आपका ये फंक्शन है क्या, कंटिन्यूस। अब ये ए और बी, अब ये तो मैंने क्या बोला था कि वो मेरे पास क्लोज इंटरवल के लिए है, तो उसमें ए और बी क्लोज इंटरवल में कुछ भी ले ले, मैंने क्या पिक कर लिया, 1 और 2 ले लिए, ए 1 ले लिया और बी मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया इसी के अंदर से। तो अगर ए 1 है बी 2 है तो फंक्शन के अंदर पहले मैं 1 पुट करता हूं, इसका आंसर आया ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। फिर मैंने 2 पुट किया थी फंक्शन में, इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया लेस देन 0, नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास क्या, एफ ऑफ ए का आंसर लेस है एफ ऑफ बी से, यानी कि दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं, इसका मतलब है दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। अगर दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं तो एक ऐसा सी नंबर एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन में पुट करेंगे और आंसर 0 आएगा। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो ये इक्वेशन से आइडिया हो रहा है कि कोई ऐसा नंबर एक्स की जगह पे पुट करते हैं तो उसका आंसर आपका 0 आएगा। तो इसका मतलब है अब वो नंबर तो मैं बारी बारी काफी सारे नंबर से मैं पुट करूं, मुझे क्या पता वो किस पे आना है, इसीलिए मैंने जनरल लेके ही चला है कि अगर ये कंडीशन ओके है तो ऐसा कोई एक सी एग्जिस्ट करता है, मेरे पास वो नंबर नहीं पता, मैंने लेट कर लिया कि वो सी है, कि सी एग्जिस्ट करता है कि वो फंक्शन के अंदर पुट करे और आंसर में क्या है, 0। तो ये IVT से आपका थ्योरम प्रूव हो चुका है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अच्छा, तो एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, फंक्शन में अगर सी पुट हुआ है और उसका आंसर 0 आया है तो इसका मतलब है सी उस फंक्शन का सॉल्यूशन है। यही तो उसने बोला था कि उसका बताओ कि ये इंटरवल उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो अगर उसके अंदर ये हमारे पास एक नंबर एग्जिस्ट कर गया जो उसका सॉल्यूशन था। समझ आ गया बच्चे कि ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है। दोबारा रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक ऐसा फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, पहली कंडीशन, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हम पिक करते हैं, फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, एक लेस और दूसरा ग्रेटर आता है, वो कोई भी लेस और ग्रेटर हो सकता है, यानी कि ऑपोजिट साइंस आते हैं, या ये भी कह सकते हैं या फंक्शन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर में नेगेटिव आए, ये भी कह सकते हैं, तीनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं तो कोई ऐसा सी नंबर एग्जिस्ट करेगा उसी में से जो फंक्शन का सॉल्यूशन होगा, यानी कि एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 0 आएगा। तो चलें बच्चे, लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रूव दैट द फंक्शन, अब फंक्शन दिया है, पीसवाइज फंक्शन है,
x इज रेशनल, आंसर 1 है, x इज इरेशनल, आंसर 0 है। इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, व्हाट डज द ग्राफ, हमने शो करना है कि ये हर एक रियल नंबर के लिए ये डिसकंटिन्यूअस है और उसका ग्राफ भी बनाना है। अगर मैं देखता हूं तो ये आपका फंक्शन एक इस तरह का फंक्शन, ये उसकी एग्जांपल है, आपका फंक्शन होता है, उसका नाम है डिरिचलेट फंक्शन। कि आपके पास x इक्वल्स टू रेशनल हो तो कोई आंसर आता है, x इज इरेशनल हो तो यहां पे कुछ आंसर आता है। ठीक हो गया। तो इस ऐसे फंक्शन को डिरिचलेट फंक्शन कहते हैं, ये उसकी एक एग्जांपल है आपके पास। अब हमने शो करना है कि टू शो डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। अच्छा, हर एक वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस तो शो करने से रहे, लिहाजा हम, वो कहता है कि हर एक के लिए डिसकंटिन्यूअस है, हम उल्टा सपोज करते हैं कि वो हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। तो मैंने लेट किया कन्वर्सली सपोज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हर एक के लिए कंटिन्यूअस है। तो मैंने लेट कर लिया x c है, कोई भी एक नंबर जनरल ले लिया c, जिसके लिए वो कंटिन्यूअस चेक कर रहा हूं। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू, क्योंकि वो कंटिन्यूअस था ना, आंसर सेम आना चाहिए तीनों का। ये उसकी डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। अब जो ही x अप्रोच करता है c को, यानी कि x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं ना लिमिट्स में, तो फंक्शन आंसर देता है 1 को जब x रेशनल नंबर देते हैं हम, जब x की वैल्यू हम इरेशनल देते हैं तो फंक्शन आंसर 0 देता है। फंक्शन तो दो आंसर दे रहा है, यानी कि लिमिट चेंज कर रहे हैं तो फंक्शन के तो दो तरह के आंसर आ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था बच्चे कि लिमिट का आंसर यूनिक आना चाहिए, लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है इसका आंसर तो यूनिक नहीं है, तो लिमिट इज नॉट यूनिक, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कंटिन्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर लिमिट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब है हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, ये कंटिन्यूस तो नहीं है। इसका मतलब है कि हमने गलत सपोज किया था, वो जो कह रहा था वो करेक्ट था, which means our supposition was wrong, so the f of x is discontinuous for all x belongs to r। कहता है कि ये हर x की वैल्यू के लिए ये डिसकंटिन्यूस है, यही हमने शो करना था कि रियल नंबर से बिलोंग करता है और सबके लिए ये डिसकंटिन्यूस है। हमने उल्टा सपोज किया, हम आंसर में रिजल्ट हमारा रॉन्ग आया। इसका मतलब है जो उल्टा हमने सपोज किया था वो काम गलत था, जो वो कह रहा था वो करेक्ट था। समझ आ गया। अब उसका ग्राफ देखते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट है कि दो रेशनल कंसेक्टिव रेशनल नंबर के दरमियान में एक आपका इरेशनल होता है, या दो इरेशनल के दरमियान में एक नंबर आपका रेशनल होता है, और ये बहुत ही डेंस सेट होता है। दो नंबर्स के दरमियान, दो रेशनल के दरमियान इनफाइनाइट इतने सारे नंबर्स होते हैं, काफी सारे। ठीक है, जैसे 0 और 1 के दरमियान में 0.5, 0.1, 0.001, 0.0001। तो इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या है, जब x हमारे पास रेशनल होगा, x हमारे पास जब रेशनल होगा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है मेरा 1। तो x काफी सारे रेशनल है ना, तो x के रेशनल पे 1, ये बनती तो अमूमन एक लाइन, पूरी की पूरी लाइन बन जाती है। जस्ट मैंने आपको डिफरेंशिएट करने के लिए वो डॉटेड फॉर्म में लगा दिए हैं। x के रेशनल के लिए मैंने क्या लगा दिए हैं, ये इस रेशनल के लिए भी 1, इधर भी कोई रेशनल है 1, इधर भी कोई रेशनल है 1, इस तरफ भी कोई रेशनल है, उन सबका आंसर 1 है। ठीक है, और जब इरेशनल है तो उसका आंसर क्या आना है, 0। तो ये 0 पे आपके इरेशनल सारे आ रहे हैं, ये रेड से मैंने इरेशनल डिनोट किया है और ये ग्रीन से मैंने रेशनल को डिनोट किया यहाँ पे। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखी। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपका मिक्स ना हो जाए, इरेशनल। ठीक हो गया। अगर मैं वैसे समझाऊं, अगर मैं इसको इसके ऊपर ला के रखता हूं तो ये आपके पास इस तरह के डॉट बनते हैं कि ये एक रेड रेड और इसके दरमियान में एक ग्रीन आएगा, ये ग्रीन वाला। ठीक है, क्योंकि दो रेशनल नंबर के दरमियान में एक इरेशनल होता है। तो समझ आ गया बच्चे। अच्छा, दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन है नहीं। हमने क्या किया, जो उसने बोला था हमने उसको उल्टा सपोज किया, हमारा आंसर रॉन्ग आया तो हमने कहा हमने गलत सपोज किया था, उसका आंसर या उसने जो बोला था वो आंसर करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगी है। उम्मीद है कि आपको
ये एक्सरसाइज 2.2 समझ आ गई होगी। अच्छे तरीके से आपने एक एक क्वेश्चन देखना है और साथ साथ तैयार करना है। कंसेप्चुअल लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। ओके बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।